दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब किधर जा रहे हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ, किधर जा रहे हैं? और मिस्टर जरदारी किधर जा रहे हैं? इमरान खान का तो चले पता है हमें कि वो किधर हैं, लेकिन मैं आज जानना चाहती हूँ मिस्टर जरदारी और मिस्टर नवाज शरीफ के बारे में कि वो किधर हैं, किधर जा रहे हैं। जी, और मैं जानने लगी हूँ ऑब्वियसली फ्रॉम माय सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इंट्रो तो आपने मेरा सुना, सरदारी साहब का बताएं, मुझे नवाज शरीफ साहब का बताएं, इमरान खान का तो चले इट्स ट्रांसपेरेंट, पता है कि कहाँ पर है वो। इन दोनों का मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़। अच्छा, नवाज शरीफ जा रहा है, हम्म। ठीक है ना। अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ जा रहा है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जा रहा है। हम्म। और इमरान खान ने जहाँ जाना था वो चला गया। अब वहाँ से निकलता है नहीं निकलता किसी को नहीं पता, माँ सिवाय आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं आपको जो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होती। इमरान का ये है कि वो तो अपनी जगह पर एक ख़ास किस्म की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है। वो ठीक ऐसा है। नहीं है कि आपके लिए कोई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई आप इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसा लगता था कि मैं किसी जगह पर हूँ। ये पहला इलेक्शन है जिसमें किसी को नहीं पता कि मैं किस जगह पर हूँ। ठीक है। जो बाहर है वो भी और जो अंदर है वो भी। अंदर है उसे ये नहीं पता वो कब बाहर आएगा, जो बाहर हैं उसे उन्हें ये नहीं पता और उन्हें खदशा है कि वो कब अंदर चले जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा एक ठीक होता है, है ना, जैसे। इसमें देखो एक गैर यकीनी हम्म। और जिसमें अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ खेल में, खेल के नतीजे पे, कि खेल हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी उस खेल का रोमांस बढ़ा देती है। जी। उसके अलावा अनसर्टेनिटी आ जाए ना कि हमने ये पॉडकास्ट शो करना है कि नहीं करना, ये कोई रोमांस में या उसके ग्लैमर में इजाफा नहीं करेगी। हम्म। ठीक है, उसमें आप भी डीमोरलाइज हो सकते हैं, मैं तो होता रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। इस तरह से वो सारे के सारे खिलाड़ी जो सियासी मैदान में खड़े हैं, हम्म। अगर आपको वो वक्ती तौर पर ये हो कि आपके सामने नवाज शरीफ आ जाए और आप नवाज शरीफ को पूछें कि मियाँ साहब ये बताएं कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं, तो हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ इधर उधर देखें कि कोई नहीं है, बुशरा अकेली मुझसे पूछ रही, बुशरा खान, वो बुशरा नहीं जो है ना, तो अब खान साथ लगाना पड़ेगा। हालांकि इस बुशरा को भी खान लगा देना चाहिए था साथ, लेकिन इस बुशरा ने खान नहीं लगाया, इस बुशरा ने बीबी लगा दिया। पता नहीं उसकी बैकग्राउंड क्या है। हस्बैंड नेम लगाने से आपकी वो आइडेंटिटी क्या चेंज नहीं होती कहने वैसे। का मतलब है यार, ये बुशरा अगर मानिका हो सकती है तो बुशरा खान क्यों नहीं हो सकती। देखिए, मैं तो। ये तो एक बात मैं कर रहा हूँ ना। हम्म। अगर खबर मानिका की बीवी होने के नाते से आप बुशरा मानिका हैं, तो इमरान खान की बीवी होने के नाते से आपको बुशरा बुशरा खान होना चाहिए था। वो अब अभी ये ज़रा। उनका मामला है, वो जानते हैं बेहतर, मैं नहीं अभी जानता। वो उनको कंफर्मेशन नहीं बहरहाल होगी ना इमरान पूरी। खान, नवाज शरीफ ने बोला क्या करना था इधर उधर करके, हम्म। उन्हें कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। कि इलेक्शन होने के नहीं होने। उसके बाद जरदारी साहब आ रहे हो, जैसे मुस्कुराते हुए आते हैं ना, जरदारी जी। साहब का एक स्टाइल है, मुस्कुराते हुए आते हैं। कभी भी देखो ना जरदारी मुस्कुरा रहा होता है, वो तकलीफ में भी हो ना तो ऐसे लगता है जैसे हम्म। मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराते हुए आ रहे हो तो बुशरा सामने आ जाए और बुशरा कहे जरदारी साहब जरा इधर आए, मैं बता दें इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। हम्म। तो जरदारी ने वैसे ही करना जैसे नवाज शरीफ ने नहीं किया था, एक तरफ इधर देखना एक तरफ इधर देखना, और साथ ही कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता। ये ठीक। एग्जैक्टली यही बात लेके अगर वो जो अंदर हुआ है बेचारा, अडयाला जेल में ही है ना आजकल, ठीक है, तो उसके पास अगर जो मिलने मुलाकाती जाते हैं ना, जी। वकील जाते हैं, बुशरा बीबी जाती है, जी। तो वकील और बुशरा बीबी ये जाते हैं उसको मुलाकात करने। वकीलों के साथ आजकल वैसे उसकी ज़्यादा रगमत हुई हुई है कि मेरा केस भी लड़ रहे हैं, मेरा कानूनी तौर पे भी केस लड़ रहे हैं और सियासी तौर पे भी इन्होंने ही लड़ना है, ये उसने फैसला कर लिया। तभी तो एक वकील को चेयरमैन नामजद कर दिया उन्होंने। तो वो भी अपने वकीलों से पूछता होगा कि यार ये बताओ, तुम लोग तो बाहर हो मैं अंदर हूँ, ये बताओ इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो वकील भी उनको कहते होंगे कि सर एक आपस की बात है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता,
अब इस तरह की सिचुएशन में जाके ये पहली दफ़ा हो रहा है, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, सारी तैयारियां आपके सामने हो रही हैं, सब की सब तैयारियां हो रही हैं जी, इलेक्शन जी। की, पता चल रहा है कि वाकई कोई चीज़ होने जा रही है। ठीक है। लेकिन जो उस मैदान में कूदेंगे, उनको पता नहीं क्या वजह है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो यकीन करने की उसमें नहीं आ रहे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं नहीं, है। नहीं, वो यकीन पता नहीं, मुझे नहीं इसकी पता कि वो यकीन करने की सूरत-ए-हाल को क्यों नहीं कबूल कर लें। उनको ठीक ऐसे है। हंच है, ऐसे लगता है उनको कोई हंच है, कोई डर है, कोई खौफ है, कोई खदशा है कि कोई पता नहीं कि किसी वक़्त ये ना बात सामने आ जाए कि ये पोस्टपोन हो गया। अब मतलब उनको खुद को यकीन नहीं आ रहा कि आगे जाके क्या हालात बनते हैं सिचुएशन ऐसी और बन गई वाक़ई है ना, इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, हालात ही ऐसे हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही नहीं है। इलेक्शन की डेट आ जाती है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है, हर जमात अपनी-अपनी जगह पे स्टार्ट हो इलेक्शन जाती है में तैयारियों कूद के लिए। पड़ती हाँ है। जी। ये पहली दफ़ा हो रहा है, 2024 के इलेक्शन जो पहली मर्तबा आ रहे हैं, ये हो भी जाएँगे ना तो मुझे लगता है उस शाम को जब नताइज का ऐलान हो रहा होगा ना, तो फिर मेरे ख़्याल में ये बड़े एक-दूसरे को देख रहे होंगे, यार ये इंतखाबात तो हो ही गए, हम तो अच्छा, समझे फाइनली थे। हो गए, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमें तो हो जाना यकीन ही था। नहीं आ रहा था। अब आज की ये शाम भी आनी सिचुएशन, थी। अब इस सिचुएशन में इस तरह के इंतखाबात जो होते हैं, अब वो पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि ये अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चला रहे होंगे। जो जमातें अपनी-अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं ना, वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चला रही होंगी। जी। कॉर्नर मीटिंग्स कैसे कर रही होंगी, हुँ। लोगों को कन्विंस कैसे कर रही होंगी कि बैक ऑफ द माइंड तो उनके ये है कि पता नहीं ये होने हैं इलेक्शन के नहीं होने। अब देखें ना, मेरी तरफ कोई बंदा या आपकी तरफ कोई उम्मीदवार या किसी की तरफ कोई उम्मीदवार जाता है वोट माँगने के लिए, तो उम्मीदवार का चेहरा देखना कि उम्मीदवार पूरी तरह होता है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपने मुझे वोट देना, किसको वोट देना। वो इस तरह से आपको मिलेगा। इस मर्तबा जो उम्मीदवार आपकी तरफ आएगा ना वोट माँगने के लिए, तो आप उसके चेहरे पे देखना, उसकी आँखों में आँखें डाल के देखना। तो ज़रा ये सवाल करना, आपको यकीन है इलेक्शन हो जाएँगे? वो खुदाई कसम घबरा जाएगा। ये पहली मर्तबा होगा वो घबरा जाएगा जो आपसे वोट माँग रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकला हुआ है उनको खुद और यकीन नहीं इलेक्शन आ रहा ना। कैंपेन चल रही होगी, उसके दौरान मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में अब ये सिचुएशन क्यों बनी? ज़िम्मेदार कौन-कौन था? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन-कौन से थे? उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हर तरफ एक टिका के जिसे कहते हैं ना, भरपूर अंदाज से कड़ाकेदार किस्म की नहीं होती, वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल किसी एक जगह पे नहीं, हर जगह पर है। लेकिन इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का कोई ना कोई एक जो बहुत ही ताकतवर होगा, वो फ़ायदा उठा लेगा। उसके अलावा कोई इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। क्या हो सकता है? अभी आसिफ अली ज़रदारी या पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या बात निकल रही है, बड़ी अजीबो-गरीब बात निकल रही है, जो आज से कुछ हफ़्ते पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। उनका सॉफ्ट कॉर्नर आ गया पीटीआई के हवाले से। उनका हार्ड स्टैंस आ गया नून लीग के हवाले से, जो कुछ ही महीने पहले इत्तेहादी थे। अब वहाँ से निकलने के बाद एक बात ज़हन में रखना, जो पीडीएम की हुकूमत आई है ना 16-17 महीने, वो नाकाम तरीन हुकूमत थी। अब माँ सिवाय शहबाज शरीफ के, माँ सिवाय मुस्लिम लीग नून के, बाकी सबको मौका जब-जब मिला, वो इस तरह से निकलेंगे कि ये हमसे गलती हो गई थी कि हम इस पीडीएम की हुकूमत में चले गए थे। वाय कि पीडीएम की हुकूमत का 16 महीने रहने का मतलब ये है, अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते हो, उसकी ओनरशिप लेते हो, तो आगे वोट पड़ने का इम्कान कम हो सकता है। क्योंकि 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत ऐसी नहीं थी कि आप वावेला करते हुए जाते कि मैं उस हुकूमत का हिस्सा था। वो उसके बारे में कहते हैं जिस हुकूमत ने डिलीवर किया हो, वाक़ई लोगों को महसूस हुआ हो कि ये हुकूमत कुछ कर रही है। ऐसा नहीं हुआ। आज के दौर में क्या हो रहा है? केयर टेकर हुकूमत मैंने इस तरह की नहीं देखी आज से पहले। आज ऐसे लग रहा है जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट एक और तरीके से सामने आ रही है। वो डेवलपमेंट तरक्याती काम भी कर रही है। वो ऐसे मंसूबों पे जा रही है जिस पे होता है बंदा थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यार आप तो केयर टेकर हैं। लेकिन यही ना, हमने इस पे पहले भी डिस्कशन की थी कि अब ये तो हमें भी नहीं समझ आती कि इतने आप कुछ वक़्त के लिए आए हैं और काम तो आप ऐसे करें जैसे आपने अगले 5 साल रहने हैं या देखो उस पिछले 5 साल रह काम के गए से हैं। हम लोग देखो एक काम वो भी होता है। पता नहीं क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये
पंजाब में वज़ीर आला कौन है? मोहसिन नकवी है। अब मोहसिन नकवी पैरेलल एक इस तरह का इम्प्रेशन देता जा रहा है कि उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आ रही हैं कि मोहसिन स्पीड। अब मोहसिन स्पीड का मतलब क्या है? वो साथ साथ उसको कैसे कि ये अंडरपास है, ये इतने महीनों में बनना था लेकिन इतने वक्त में बन गया। ये फ्लाईओवर है, ये इतने महीनों में होना था, इतने महीने में हो गया। जिसने इलेक्शन लड़ना हो ना, समझ आती वो है। कर ठीक है, हाँ। समझ आती है ना, उसने जाकर कहना कि जनाब मैं हाँ आपका जी, वोट कि ये लेने देखिए आया हूँ। मैंने ये किया है, आपको पता है कि एटसेट्रा। अंडरपास कितने अरसे में बनता है, फ्लाईओवर कितने अरसे में बनता है, पुल जस्ट टू कितने गेन अरसे में अटेंशन, ऑडियंस अटेंशन, राइट। तो ये मेरे वक्त में इस तरह हो गया। इस स्पीड से तो शहबाज शरीफ साहब वो जो अपने उससे दौर में नहीं थे, पहले अपने टेन्योर में भी नहीं थे। अपने दौर में सबसे जो जिसको कहते हैं ना सबसे ज्यादा एक्टिव, बात समझ रही है ना, डीओपी साहबा, एक्टिव चीफ मिनिस्टर, उसका जो एजाज है, उसका क्रेडिट जो है ना शहबाज शरीफ को जाता था। कि पूछा जाता था कि शहबाज शरीफ सोता कब है और सोता है तो कितनी देर के लिए सोता है। अब वही बात मोहसिन नकवी के बारे में पूछी जा रही है कि यार ये सोता कब है और अगर सोता है तो कितनी देर के लिए सोता है। कुछ दिनों अब के लिए ये अगर जो आप अपनी चीज नींद है खराब कर लें साथ और वो आने वाले वक्तों के लिए आप कुछ गेन कर लें, नहीं नहीं जिससे देखो, आपको फायदा केयर होगा, तो फिर टेकर ऐसी का नींदें तो इंसान खराब कर ही लेता है। मैंडेट ये नहीं होता। लेकिन मुझे नहीं आइडिया ना कि केयर टेकर जो आए केयर हुए हैं उनकी टेकर का स्ट्रेटेजी क्या है मैंडेट पीछे। नहीं होता, केयर टेकर ने आगे सिर्फ इलेक्शन कराना लेकिन होता है। आप समझे नहीं बात कि अब केयर टेकर जो जरूरत से ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, अब उसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या स्ट्रेटजीज है, ये भी बात में टाइम के साथ साथ ही अब पता मेरी चलेगा ना। बात सुनो, अगर केयर टेकर की परफॉर्मेंस से लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया फिर क्या करोगे? क्या आप आके टीवी पे ये कहोगे कि केयर टेकर को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? लोग जो आपको सुन रहे होंगे वो कहेंगे यार हमें अगर रिलीफ मिल रहा है तो ये टीवी वाले क्या कर रहे हैं देखिए मैं बीच आपको में। बता दूं कि हमारी जो आवाम है ना, उन्होंने करनी वही है जो वो करना चाहते हैं इंडिविजुअली। वफाकी हुकूमत, अब वहां पे अनवारुल हक काकड़ साहब बैठे हुए, एक लम्हे के लिए कई दफ़ा ये होता है अगर हमें ये ना बताया जाए कि काकड़ साहब एक निगरान वज़ीर आज़म है, तो हो सकता है मैं भी देखते देखते कह दूं अच्छा तो वज़ीर आज़म साहब ये बाहर जा रहे हैं, ये मुलाकातें कर रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, या फ़लानी जगह पे फ़लाने मुल्क ने प्रॉमिस किया कि इस मामले में मैं आपकी मदद करूँगा। तो वक्ती तौर पर मेरे जहन में आएगा ही कि अभी इलेक्ट होके आया, अभी 4-5 साल इसके हैं। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होगा नहीं यार ये तो निगरान वज़ीर आज़म है। वो भी काकड़ भी इस तरह का इंप्रेशन देते जा रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही कि निगरान हुकूमत इस तरह की, मैं वफाकी सतह पे और पंजाब की सतह पे कह सकता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमतें करती जा रही हैं, इससे तो ऐसे लगता है जैसे कि ये 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 33 महीने के लिए ना आए हों। जी। आप निगरान हुकूमत आती है ना, उसका काम भला क्या होता है? उसने इलेक्शन कराना है और डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर जो होते हैं सूबे को हों या वफाक उसको निभाना होता है। उसके अलावा उन चीज़ों में वो इंडल्ज नहीं होते, उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते या उन चीज़ों को इनिशिएटिव नहीं लेते जो बाकायदगी से वो पार्टी करती है या वो वज़ीर आज़म करता है या वो वज़ीर आला करता है, जैसे लोगों ने वोट दिया होता है अगले 5 साल के लिए। उसे पता है मेरे पास 5 साल है, मैं अगर खिदमत कर गया, ये वोटर जो हैं, तो ये दोबारा मुझे वोट देंगे, वरना तो ये मुझे मुँह ही नहीं लगाएँगे। वो करता है, केयर टेकर ने होता है जैसे आके बैठे, उसे पता है ये 3 महीने हैं और मैंने इन 3 महीनों में करना क्या है। अब ये वो चीज़ है जो कि परेशानी का सबब बनती जा रही है। किन के लिए? जो बाकायदा सियासी जमातें हैं, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। उन लोगों ने जिन्होंने अपने बारे में ये एक तासुर देना शुरू कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के इंतखाबात के जो नताइज होंगे उसके बाद वो वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आला होंगे। उनके लिए मसला बनता जा रहा है कि वो सोच में पड़े हुए हैं कि यार ये केयर टेकर कर क्या रहे हैं। अगर देखो जो पीडीएम की हुकूमत आई 16-17 महीने आई, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो अप्रैली सिर्फ 3 महीने के लिए हैं, अगर वो डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? पीडीएम में सारी की सारी जमातें 13 थी 14 थी, ये करेक्शन भी आप करेंगे, इस तरह की मेरी करेक्शन आप करती रहती हैं। तो 13 थी 14 थी सियासी जमातें। उससे पहले पीटीआई थी, वो भी अपनी हुकूमत के आखिरी दिन तक नाकाम तरीन हुकूमत थी। अब ये देखो इस बैकग्राउंड में जाओ
कि पीटीआई की हुकूमत अपनी हुकूमत के दौरान, बाद में हमदर्दियां लेना एक अलग चीज़ है, हुकूमत के दौरान डिस्क्रेडिट हो गई थी। पीडीएम अपनी हुकूमत के दौरान डिस्क्रेडिट हो गई थी। अब ये दो वो हुकूमतें हैं जो बड़ी बड़ी जमातें जो बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, ये डिस्क्रेडिट हो गए। अब केयर टेकर आ रहे हैं। अब केयर टेकर को थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 5% भी लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोग कंपैरिजन में चले जाएंगे कि यार वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो ये नहीं कर सकी, ये तो केयर टेकर थी। लोग इस मामले में नहीं पड़ेंगे कि केयर टेकर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग, आम बंदा इस मामले में नहीं जाता। तो आपको ये लगता है कि जो टेम्परेरी बेसिस पे रिलीफ मिल रहा है आवाम को, आवाम उस रिलीफ के चक्कर में सालों से एक पार्टी के जो पीछे लगी हुई है, अपनी अपनी रेलिवेंट पार्टीज के पीछे, उनको वोट नहीं देगी, निकल जाएगी? मतलब तो आप फिर वो कहाँ जाएंगे? मतलब आपको लगता है इतना ईजी है नहीं, वो किसी के लिए जाएंगे अपने कहाँ? ओपिनियंस और अपनी चॉइसेस को चेंज करना? वो जाएंगे कहाँ? ये तो आपकी ये ओपिनियन है केयर ना कि ऐसा टेकर हो रहा है। नहीं, वो केयर टेकर इलेक्शन थोड़ी लड़ना है लोगों ने। तो मैं तो यही बात कर रही हूँ कि तो आप फिर केयर वो टेकर के बारे में जितनी जाएंगे बात कहाँ? कर रहे हैं, देख लेंगे ना, अभी भी कहा जा रहे हैं जो हो रहा है हो रहा है, एक अब चल ही रहा सियासी है, जमात हम का भी जो साथ ही चल रहे हैं। सपोर्टर हैं, जिसने वोट डालना है, फिर वो कहाँ जाएगा? या आप किसको उनसे वोट पूछ डालेगा? सकते हैं उस दिन जब इलेक्शन का वाकई दिन आ नहीं, जाएगा। आपने कहा है ना कि ये जो उनको रिलीफ इतना थोड़ा सा मिला है, तो उसके बाद वो उसमें जिस सियासी जमात के सपोर्टर हैं उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने मैं तो ये आपसे बात की पूछ ही रहा नहीं हूँ, है, मैंने ये कहा है कि आपने जिस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात की है कि वो अगर उनको उसके जरिए रिलीफ मिल रहा है तो क्या पता वो उसकी तरफ अपना रुख मोड़ ले, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। इंतखाबात में जो मैदान होता है सजता है, उसमें जो पहलवान लड़ने वाले होते हैं ना, उनका भी क्राइटेरिया बनाया गया होता है कि आपने इसको क्वालिफाई करना है, इसके बाद आप मैदान में उतरने के अहल होंगे। नॉमिनेशन पेपर जाएंगे इनके, जितने भी कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनके जी नॉमिनेशन पेपर जाएंगे। जी नॉमिनेशन पेपर में अगर कोई ऑब्जेक्शन लग गया तो वो अहल नहीं होंगे इलेक्शन लड़ने के। तो केयर टेकर ने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं, ना वो लड़ सकते हैं, क्योंकि जो ही उन्होंने किया तो उन्हें ये है कि एक वक्त से पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। अब इस तरह का ये तो नहीं कि काकड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, इस तरह कोई देखने में नहीं आया कि मोहसिन नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, ऐसी तो कोई बात इस वक्त आई नहीं है। फिर भी जिस किसी ने भी इंतखाबात लड़ने हैं 2024 के, और वो निगरान सेटअप का हिस्सा बना हुआ है, तो उसे एक वक्त से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इस्तीफ़े के बाद वो जाके इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। अब उसमें जो रेगुलर पहलवान हैं, बड़े 3 पहलवानों को लेते हैं। वैसे आपको पता है कि इंतखाबात में कितने पहलवान, छोटे बड़े मिला के कितने पहलवान हैं? मुझे नहीं पता, मैं कभी उस इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनी। तुम तो ऐसे बात करी जैसे हर रोज़ मैं ही इलेक्शन लड़ रहा होता हूँ। वो 3 हम 3 को लेते हैं जो बड़े पहलवान हैं। अब 3 पहलवान की ये है कि कैंडिडेट्स के हवाले से, उम्मीदवार के हवाले से, सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई को मसला पड़ा हुआ है तभी वो वकीलों की तरफ रजू कर रहे हैं। अगर उसको, पीटीआई को उम्मीदवारों के हवाले से ये मसला ना पड़ा होता तो पीटीआई भी कभी वकीलों की तरफ इस तरह ना जाती जिस तरह अब गई है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई का ओढ़ना बिछोड़ना, एक चीज़ सुबह से लेकर रात तक, या पूरे हफ्ते की, या पूरे महीने की, या पूरे साल की, करता धरता वकील हैं। क्योंकि बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि इनको तहरीक इंसाफ का नाम बदल के तो वकीलों का कहीं नाम लगाना वकील पड़ेगा। इंसाफ, वकालत इंसाफ, अब वो क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन सजेशन वो दे दें, आवाम लगाना सुन रही है पड़ेगा। आपको, आप अपनी क्योंकि आप सजेशन दे पहली दफ़ा सकते हैं। देख रहे होंगे, मैं स्केल के ऊपर पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि वकीलों की जमात जो है ना इस तरह उभर के सामने आ रही है। सामने आ रही। इसमें इधर देखेंगे तो काला कोट है, इधर देखेंगे काला कोट, इधर देखें, अभी भी यही लग रहा है। देखें ना, अभी लॉयर्स की नॉमिनेशन की बात हो रही है, तो अब जैसे उन्होंने गौहर को नॉमिनेट कर दिया है, और अभी हालांकि कल के आने वाले लॉयर हैं। फिर बात का अगर हम करें शेर अफजल मरवत की, तो हामिद खान का भी, ये सबको लगता था कि हामिद खान को नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन हामिद खान के तो अपने जो कमेंट्स हैं इस बारे में, वो तो ये है कि भाई शेर अफजल मरवत के बारे में भी वो कहते हैं कि ये लोग कल के आने वाले वकील हैं, इनको नॉमिनेट किया जा रहा है। वो तो इस फैसले से खुश ही नहीं है। जितने भी वकील हैं जो प्रोमिनेंटली आपको नज़र आ रहे हैं पीटीआई के हवाले से, चाहे वो टीवी हो, मीडिया हो, स्क्रीन हो, या जहाँ कहीं भी हो, ये सारे वो लोग हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा पीटीआई के साथ। अब लेकिन साथ साथ ये देखा जाए कि बैरिस्टर एतजाद हसन बड़े सीनियर वकील हैं, लतीफ़ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, जिनके साथ वो
ऑडियो लीक हुई है जिसमें बुशरा बेचारी अपना रोना रो रही है कि जी ये इमरान खान नंदे की तंग करती बहनें, हैं। इमरान की बहनें मुझे बहुत तंग कर रही। तो उनको भी कुछ ही अरसा हुआ है ना, इत्तेज़ाज़ हसन को भी और लतीफ़ खोसा को भी। उसके अलावा ये जो लोग आके प्रोमिनेंट हो गए, ये सारे के सारों को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। हाँ, ये बात है कि हामिद खान को बहुत अरसा गुजर गया। हामिद खान बेचारा एक दूर दूर का रिश्तेदार भी है इमरान खान का, दूर का कहीं। हामिद खान का पहले बेचारे का मसला ये रहा कि उसे अमीर तरीन नहीं, जो अपनी अब जमात बना चुका है, कौन अमीर तरीन? जहांगीर तरीन की मैं बात कर रहा हूँ। उसको कुछ लोग अमीर तरीन कहते हैं। तो जहांगीर तरीन और हामिद खान, ये एक मसला था कि हामिद खान और जहांगीर तरीन की नहीं बनती थी, और हामिद खान इसके बारे में इजहार करता रहता था, दाएं बाएं कहीं ना कहीं से हामिद खान इसका इजहार करता रहता था कि ये जो जहांगीर तरीन है ये पार्टी में है, लेकिन उसके मसाइल कुछ इस तरह से हैं, इसके मसाइल इस तरह से हैं। लेकिन अब क्या करें इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की मर्जी है। तो हामिद खान के लिए ये एक दूसरी बड़ी ट्रेजेडी होगी। एक ट्रेजेडी वो थी जब स्टाल वार्ड्स थे, जहांगीर तरीन एक स्टाल वार्ड्स में आता है पॉलिटिशियन, लेकिन अब आके जो हामिद खान साहब को हुआ है वो किन से हुआ है? जिनको कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ पीटीआई में आए, चंद अरसों में पीटीआई में आए। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यार कैसा ये लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, कि जो उसकी मुलाकातों के लिए आते हैं वकील, वो चेयरमैन बन जाते हैं। जो उसके केसेस लड़ते हैं वकील, उन पे वो भरोसा करके इम्प्रेशन ये देता है कि सबसे ज़्यादा ये वकील मुझे मिल रहा है, इसकी बात पे तवज्जो देना। अब देखो उस बेचारे के पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगी, दाएं देखो बाएं देखो आगे देखो पीछे देखो ऊपर देखो नीचे देखो, वकील ही वकील है। ऐसे लगता है कि वकील ही उसके पास रह गए हैं। लेकिन उन वकीलों में से भी कुछ ऐसे वकील हैं जो फ्रॉम द डे वन उसके साथ थे, और टावरिंग पर्सनैलिटी। अब वो टावरिंग पर्सनैलिटी को क्यों उसने खुडे ना लगाया? Thank you for being here today. And of course, thanks to you guys as well for watching us. Of course, do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. As usual, I always ask you guys to give us comments, feedback, and suggestions as well. Whereas this is a very important issue, and we are going to continue this into the next episode. Till then, just stay connected and stay connected. Bye bye.